Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall discuss a very trending topic and the name of the topic is COP29। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग COP29 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। यह एक सम्मेलन है जो अभी अभी अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। My dear friends, my dear students, there are so many great problems before the world। विश्व के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इन सबसे बढ़कर जो समस्या है वह समस्या है मौसम के परिवर्तन का। मौसम ने अपने मिजाज को अजीब तरीके से बदल लिया है और उस मौसम के बदलते मिजाज के कारण से धरती का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। यदि लोग विश्व बैंक के हम लोग यदि अर्थशास्त्री की बात करें तो स्टर्न जो अर्थशास्त्री है उन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदल रहा है, यदि हम लोगों ने इसको नहीं टैकल किया तो आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और जो आर्थिक महामंदी थी, तीनों के सम्मिलित प्रभाव से भी बड़ा प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अगर हम लोगों ने यह जो मौसम का बदलता मिजाज है जिसके पीछे जिम्मेवार कारक है ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापन, यदि हम लोगों ने इसको रोका नहीं तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में यह धरती खाक हो जाएगी, यह धरती जलकर समाप्त हो जाएगी, यह धरती रहने के लायक नहीं बनेगी, बचेगी। और मैंने इस पर एक छोटी सी कविता लिख रखी है। पहले मैं इस कविता को आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं बात करता हूं कि यह जो अभी अभी बाकू में जो सम्मेलन हुआ और यह सम्मेलन जो है विकासशील देशों के नाराजगी के साथ में खत्म हुआ, तो क्या विकसित देशों की मजबूरी है या वह तानाशाही कर रहे हैं या फिर विकासशील देश तानाशाही कर रहे हैं? कौन है इन सब के पीछे जिम्मेवार? क्या उनकी इच्छा शक्ति की कमी है या फिर वे मजबूर हैं? मैं कहना चाहता हूं हम लोगों ने समय रहते यदि समस्या का समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। आइए मैं एक छोटी सी कविता अपनी आपको सुना दूं कि विरुद्ध वितान हो रहे छिन्न-भिन्न। या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन हो रहा है, जो दुनिया का औसत तापमान बढ़ रहा है, उस औसत बढ़ते हुए औसत तापमान के कारण से मैं बताना चाहता हूं कि विरुद्ध वितान हो रहे छिन्न-भिन्न, स्याह अंबर धूमक्लीन, कि पेड़ पौधे जो है यह धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 1960 के दशक में दुनिया में जो जंगल थे और संपूर्ण धरती के क्षेत्रफल का लगभग 60% थे और आज स्थिति यह है 2020 के बाद की बात करें हम लोग तो यह मात्र और मात्र 31% बचा हुआ है। मतलब आधा जंगल हम लोगों ने सफाया कर दिया। अब तो जानते ही हो कि यदि दिल लगाओगे तो घाव मिलेगा और पेड़ लगाओगे तो छांव मिलेगा। पेड़ लगाओगे तो छांव मिलेगा। बेटे आपके साथ दें ना दें, अगर आपने पेड़ लगाया तो जीवन भर साथ देंगे। धरती का फेफड़ा है वो धरती के फेफड़े को हम लोगों ने हमें जार जार कर दिया। तो विरुद्ध वितान हो रहे छिन्न भिन्न और स्याह अंबर धूमक्लीन। यह जो धरती है यह धरती धीरे 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 जो है धुएं से भरती चली जा रही है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम लोग 1850 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके पहले की अगर बात करें हम लोग तो उसके पहले इस धरती पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड था, यदि वहां से यहां तक बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगभग 50% के आसपास बढ़ चुकी है। मीथेन की मात्रा जो है वो लगभग 31% के आसपास बढ़ चुकी है। इसी प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो विरुद्ध वितान हो रहे छिन्न भिन्न और शाह अंबर धूमक्लीन। और विवस्वान की प्रघाती तरंग, सूर्य की किरणें जो है वो प्रखर होती चली जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि 2016 धरती का अभी तक का सबसे गर्म साल था। 140 साल के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो आपका जो 2016 था यह अब तक का धरती का सबसे गर्म साल था। लेकिन 2023 में टेम्परेचर 0.17 डिग्री सेल्सियस उससे भी अधिक बढ़ गया। मतलब अभी तक का अगर हम लोग दुनिया के 150 सालों की बात करें तो 150 साल के अंदर सबसे गर्म साल रहा 2023। हर साल आंकड़े बदलते चले जाते हैं। हर साल जो है नया साल आता है और नया साल जो है वो धरती का सबसे गर्म साल साबित होता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि विरुद्ध वितान हो रहे छिन्न भिन्न और शाह अंबर धूमक्लीन। और विवस्वान मतलब सूर्य की प्रघाती तरंग, विवस्वान की प्रघाती तरंग जैसे प्रकृति ने छेड़ी हो प्रतिकारी जंग।
प्रकृति ने छेड़ी हो प्रतिकारी जंग। प्राइवेट का तेजाबी का, प्राइवेट मतलब बादल, प्राइवेट का तेजाबी का, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं और इस कारण से वर्षा के साथ में जब SO2 और प्लस H2 मिलता है तो बन जाता है H2SO4। और जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश हो रही है, इससे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनका जो है वह कलर चला जा रहा है, जो आपके एंशिएंट मोन्यूमेंट्स हैं वो खराब हो रहे हैं, जानवरों को बीमारियां हो रही है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, आपको लोग जो खुले में रहते हैं जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो एसिड रेन की वृद्धि होती चली जा रही है। तो प्राइवेट का तेजाबी कहर और जलाशयों के जल हो रहे हैं जहर। जाहिर सी बात है एसिड रेन वाले जब पानी आपके जलाशयों में जाएंगे तो वह जहरीला हो जाएगा। प्राइवेट का तेजाबी कहर, जलाशयों के जल हो रहे जहर और परावार में हो रही निमज्जित बोतल। परावार मतलब समुद्र। मैं बताना चाहूंगा आपको कि धीरे धीरे समुद्र के अंदर जो है बहुत सारे धरती के क्षेत्र चलते चले जा रहे हैं। किराबाती, कैटरेटा द्वीप प्रशांत महासागर में लगभग डूब चुके हैं। मालदीव भी लगभग हिंद महासागर में आपको वह गोते खाने लगा है। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूंगा इंडोनेशिया जो 13,000 द्वीपों से बना हुआ है उसके भी बहुत सारे द्वीप डूब चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद कारण था न्यू मूर द्वीप, वह 2010 में पानी के अंदर जा चुका है। तो परावार में निमज्जित हो रही भूतल और दोहर बन रहे हैं रेगिस्तान प्रतिपल। दोहर बन रहे हैं रेगिस्तान प्रतिपल मतलब कि जो डेजर्टिफिकेशन की क्रिया है वह धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। रेगिस्तान का जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो दोहर बन रहे हैं रेगिस्तान प्रतिपल। और महामारी उड़ा रही है प्राण, महामारी उड़ा रही है प्राण। अभी कोविड 2019 आया। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके कारण से नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं, ऐसे वायरस पैदा हो रहे हैं जिसके हम लोग जीनेटिक कोड के बारे में जानते नहीं। और जाहिर सी बात है जब तक उसका हम लोग जीनेटिक उसका जो है जीन को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके लिए कारगर कोई भी दवा नहीं बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि महामारी उड़ा रही है प्राण और स्वगोले से भू निस्त्राण। समीर भी हो गया है अंतक। अंतक मतलब होता है आपका यमराज। समीर भी हो गया अंतक। हवाएं जो है तेज चल रही हैं, चक्रवात आ रहे हैं, चक्रवातों की इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। तो समीर भी बन गया है अंतक और तूफान बनकर देता मौत का दस्तक। सरिता भी नहीं रहती शांत, जल बाहुल में बनती कृतांत। हर साल बाढ़ आ रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि लेह जहां पर भारत में सबसे कम बारिश होती है, कुछ सालों से वहां पर ऐसी बारिश हो रही है कि भयावह बाढ़ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जहां पे पानी बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, वह पानी में डूबने लगा है। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि राजस्थान का जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, वो भी कुछ सालों से पानी में डूब रहे हैं। तो सरिता भी नहीं रहती शांत, जल बाहुल में बनती कृतांत। और प्रकृति का नदी स्वर शून्य होगी भू मेरी सीमा लांघकर। प्रकृति चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जो जिस तरह से हमारा दोहन किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारा अव्यय किया जा रहा है, आने वाले समय में यह पृथ्वी जो है समाप्त हो जाएगी। आइए हम लोग बात करें। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया जो है वो समझ गई कि युद्ध में कुछ रखा नहीं है, शांति की तलाश की जानी चाहिए। तो शांति के लिए दुनिया जो है बैठी, बहुत सारे वैश्विक स्तर पर संगठन बनाए गए और इन संगठनों के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम में प्रोग्राम चलाए जाने लगे। 1960 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने यह देखा कि जो लोग हैं उन लोगों में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, जो एयरबोर्न डिजीजेज हैं वो बढ़ रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो जब कारण पता किया गया तो पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक पर्यावरण का सम्मेलन बुलाया गया जहां पर यह कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, इन गैसों की कटौती करने के लिए वृक्ष लगाए जाएं, वृक्ष की कटाई रोकी जाए। इसी प्रकार से कहा गया कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो मात्रा जो है कम हो जाए। 1972 में यह जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था 5 जून को, इसीलिए हम लोग हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 1975 में वॉलेस स्मिथ जो ब्रोशियर हैं उन्होंने एक शब्द गढ़ दिया, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि धरती गर्मा रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम 1,25,000 साल पहले की बात करें तो धरती का तापमान जो है वह लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस आज से अधिक था।
तो ये धरती पर खेल चलता ही रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि धरती गर्म हो रही है और उसके गर्म होने का जो कारण है या कुछ गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। हालांकि 1824 में जोसेफ फूरियर नाम के एक वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा वही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जिसको जोसेफ फूरियर ने बताया, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कर रहा है हमारे वायुमंडल में, और इस कारण से ये गैसों की मात्रा बढ़ रही है और बढ़ने से ये धरती का तापमान भी शायद बढ़ रहा है। तभी बताऊं मैं आपको कि जो कैटेटा द्वीप है वहां के लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम पानी में डूब रहे हैं। पानी पहले हमारे खलिहानों में, खेत खलिहानों में या समुद्र का पानी, फिर हमारे घरों में घुस गया और अब ऐसा लगता है कि हम डूब कर मर जाएंगे। और इस तरीके से अब यह दुनिया में बात चलने लगी कि कई जगह पर ऐसा हो गया कि समुद्र का जो पानी है, जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक वैज्ञानिकों का दल बनाया जिसका नाम है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेटिक चेंज। तो यह जो आईपीसीसी है, इस आईपीसीसी ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उसने यह आंकड़े जुटाए कि वास्तव में कुछ गैसों की मात्रा बढ़ गई है और इस कारण से बर्फ जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उनके पिघलने से जो समुद्र है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसको डिस्कशन करने के लिए आपके रियो, जो ब्राजील का शहर है, उस रियो में एक सम्मेलन बुलाया गया। 1992 में इसको अर्थ समिट कहा गया और वहां पर एक मसौदा तैयार किया गया जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। और वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में प्रत्येक वर्ष दुनिया के देश मिलेंगे और मिल करके जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनकी कटौती की जाएगी। इसके बाद इसकी पहली बैठक जो है यह 1995 में बुलाई गई आपको जर्मनी में, और इसको COP1 कहा गया। फिर COP2 बुलाया गया, फिर COP3 जो है वो जापान के शहर क्योटो में बुलाया गया। और वहां पर यह कहा गया कि दुनिया में देखिए दो प्रकार के देश हैं, एक विकसित देश और एक विकासशील देश। विकसित देशों के कारण से ही यह हरितगृह गैसों की मात्रा बढ़ी है, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी अधिक है, अतः उनको कटौती में आगे बढ़कर आना चाहिए। उनके लिए कटौती ऑब्लिगेटरी रहेगी। ऐसे 37 देशों की पहचान की गई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के देश, आपके अमेरिका, कनाडा, इसी प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, कहा गया ये 37 जो देश हैं, यही वास्तव में हरितगृह गैसों के लिए अधिक जिम्मेवार देश हैं। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जो विकासशील देश हैं उनसे कहा गया कि भाई आपकी मर्जी हो तो आप कटौती करो, न मर्जी हो कटौती मत करो। हालांकि कटौती करोगे धरती बेहतर बनेगी तो सबके लिए बेहतर होगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्त जो है वो पूरी हो गई 2004 में। 2005 से इसको लागू कर दिया गया। ये 2012 में इसकी अवधि पूरी होनी थी, अतः इसके पहले कुछ न कुछ नई चीजों को लेकर आना था। तो 2009 में जो कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ COP15 की, उसमें यह कहा गया कि हमें कुछ इस प्रकार से काम करना है जिससे कि आने वाले समय में यह प्रोग्राम लगातार चलता रहे। विकसित देशों ने कहा हमारे पर प्रेशर अधिक पड़ रहा है, इसलिए विकासशील देशों को भी इसमें आगे बढ़कर आना पड़ेगा, तभी हम हरितगृह गैस की कटौती कर पाएंगे ठीक तरीके से। और यह कहा गया कि दोनों मिलकर काम करेंगे। विकासशील देशों ने कहा कि हमारा अभी विकास नहीं हुआ, और दूसरी बात यह है कि हम अगर कोई भी कटौती इस प्रकार करेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। तो विकसित देशों ने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए कुछ न कुछ आपको हर्जाना देंगे। तो वहां पर एक फंड की बात हो गई और यह हुआ कि $100 अरब जो है प्रति वर्ष विकासशील देश जो है विकसित देशों को देंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसके बाद यह अभी तो 2023 तक ये जो है 2024 मतलब 23 तक $100 अरब दे रहे थे। बार बार विकासशील देशों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो फंड आप दे रहे हो ग्रीन हाउस गैस की कटौती करने के लिए, वो फंड नाकाफी है, क्योंकि हमारे यहाँ विकास का कार्यक्रम जब तक चलेगा नहीं, हमारे यहाँ भी गरीबी है, भूखमरी है, बहुत सारी समस्याएं हमें से लड़ना है। और जब तक हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम औद्योगिक विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है कुछ होना नहीं है। इसलिए हमें इसको कंपनसेट किया जाए अच्छी तरीके से। और उन्होंने यह मांग की कि इसको बढ़ा करके लगभग $1300 अरब किया जाए। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो 2024 में अभी बाकू में जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ।
बड़ा झगड़ा मतलब यह हुआ कि विकासशील जो विकसित देश हैं उन्होंने कहा कम से कम 500 अरब डॉलर हमें मिलना चाहिए प्रत्येक वर्ष, तभी जाकर के हमारा कुछ काम बन पाएगा। लेकिन विकसित देश जो है वह उसको 250 अरब डॉलर से अधिक करने को तैयार नहीं थे। और अंत में बताना चाहूंगा कि 11 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक सम्मेलन चलना था, लेकिन यह जो विवाद हो गया इस कारण से इसको 2 दिन और बढ़ा दिया गया। 24 नवंबर 2024 को जाकर मामला सेटल हुआ और यह हुआ कि 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष 2035 तक के देश देंगे। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया, दुनिया के तमाम देशों ने इसका, नाइजीरिया, बोलीविया, इन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, या कुछ भी नहीं है 300 अरब डॉलर। और निश्चित रूप से बताना मैं चाहूंगा कि दुनिया के अगर हम देशों की बात करें तो दुनिया के देशों की बात अगर हम करेंगे तो जो विकासशील देश हैं उनकी अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं, और यदि उन्होंने बिना कंपनसेशन लिए हुए अपने यहाँ इसकी कटौती करनी शुरू कर दी तो जाहिर सी बात है उनके देश का विकास पूरी तरीके से रुक जाएगा। लेकिन देखिए, मैं कुछ आंकड़ों पे आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, इच्छा शक्ति की कमी बहुत अधिक दिखाई दे रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। देखिए, यदि हम बात करें तो दुनिया में जो फोर्स पत्रिका है उसके हिसाब से बात करें तो दुनिया में कुल मिलाकर के 2781 अरबपति हैं। इन 2781 जो अरबपति है, इनकी जो कुल संपत्ति है, इनकी जो पूरी कुल संपत्ति है वह 14,200 अरब डॉलर है। विकासशील देश मांग रहे हैं सिर्फ 13,000 डॉलर। विकासशील देश कह रहे 1300 अरब डॉलर, विकासशील देश कह रहे हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 1300 अरब डॉलर। अगर हमें इतना दे दिया जाएगा तो हम कंफर्ट लेवल में आकर के हम लोग इसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे, और निश्चित रूप से 2050 तक जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को जो है को यहाँ पर लिमिट करके रखना है, और उसको जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसका नेट इफेक्ट जो है 0 कर देना है। मतलब कि जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना हम समाप्त भी कर रहे हैं, तो यह हम तभी कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2781 जो अरबपति हैं उनकी पूरी जो परिसंपत्ति है वह आपकी परिसंपत्ति है 14,200 अरब डॉलर। 2023 में इन अरबपतियों ने लगभग 700 अरब डॉलर कमाए। अगर ये अपने हिस्से का थोड़ा सा भी अनुदान कर दें तो जाहिर सी बात यह है कि विकसित देश हो या विकासशील देश सबको आसानी हो जाएगी, सब आराम में आ जाएंगे, सब कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रक्षा बजट है दुनिया के 10 देशों का रक्षा बजट लगभग 1800 अरब डॉलर है, जिसमें अकेले अमेरिका का रक्षा बजट जो है वो 950 अरब डॉलर है। रक्षा बजट क्योंकि हमें दुनिया के देशों से लड़ना है। अगर दुनिया में शांति के दिए जला जाने लगे तो जाहिर सी बात है इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, और आने वाली जो समस्या है, आने वाली जो विकास समस्या है जिसमें जल, जंगल, जमीन सबकी समस्या आ जाएगी, उससे रोकने के लिए, धरती को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें बहुत सारे फंड मिल जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के जो देश हैं वो इसके लिए वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका अकेले 950 अरब डॉलर तो जो रक्षा बजट पर खर्च करता है, यह दुनिया का लगभग 14.5% ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है। चाइना जो है वो विकासशील देश में आता जरूर है, लेकिन वो 31.5% जो है वह ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहा है। भारत जो है 7% कर रहा है। दुनिया के तमाम देश यदि अपने इस बजट को अपने जो है रक्षा बजट में थोड़ी कमी करें, अपने सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी करें, अपने सरकारी खर्चों को थोड़ा घटा लें, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि जो विकासशील देश अपनी मांगे कर रहे हैं उन मांगों को जेन्युइन तरीके से जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां हमारे देश की बात है, भारत की बात, भारत 7% दुनिया का जरूर कर रहा है, लेकिन अगर पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन की बात की जाए तो दुनिया में भारत का जो है सबसे कम है। तो मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, इसको रोकने की कवायद की जानी चाहिए। और बाकू में जो सम्मेलन हुआ जिसमें यह हुआ कि 300 अरब डॉलर दिया जाएगा 2035 तक, मैं कहूँगा यह नाकाफी है, इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन का एक लेक्चर अलग से लेकर आऊँगा। यहाँ पर मैं आपसे बस इतनी ही बात कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।